अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रेक इवन एनालिसिस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो हमने ब्रेक इवन को डिस्कस किया है उसमें एक प्रोडक्ट को अज्यूम किया है। कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है और उस एक प्रोडक्ट को हमने ब्रेक इवन के नज़रिए से देखा है। क्या देखा है ब्रेक इवन के बारे में कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, उसका जो डिफरेंस है वो कंट्रीब्यूशन है। और ब्रेक इवन उस पॉइंट पे होता है जहां पर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो द पॉइंट एट विच कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ये पॉइंट है जो ब्रेक इवन पॉइंट है। अभी तक हम ये कह रहे हैं कि हमने एक ही प्रोडक्ट को इस लिहाज से देखा है। अब अगर कोई कंपनी है, जैसे अमूमन कंपनीज होती हैं, एक प्रोडक्ट से ज़्यादा उनके पास होते हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जब हम ब्रेक इवन करेंगे तो उसका क्या फ़र्क होता है और उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ये हम आज देखते हैं कि मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस हम आज डिस्कस करते हैं। फ़र्क क्या पड़ेगा, एक से ज़्यादा जब प्रोडक्ट होगा तो ये हो सकता है कि कुछ फिक्स कॉस्ट इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली रिलेट कर ले, यानी आप उसको रिलेट कर सकते हैं एक प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट है जिसमें आमतौर पर मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है। तो अगर एक प्रोडक्ट एक जगह एक बिल्डिंग में बन रहा है और दूसरा प्रोडक्ट दूसरी जगह दूसरी बिल्डिंग में, हर एक की मशीनरी अलग है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की ये फिक्स कॉस्ट है और इस प्रोडक्ट की ये फिक्स कॉस्ट है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगी फिक्स कॉस्ट। कुछ ऐसी फिक्स कॉस्ट होगी जो कि कॉमन भी होगी, तो कॉमन फिक्स कॉस्ट भी होंगी और डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट भी होंगी। इसकी वजह से जब हमने कंट्रीब्यूशन को इक्वेट करना है फिक्स कॉस्ट को, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वजह से डिफरेंट फिक्स कॉस्ट की, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट फिक्स कॉस्ट होना, उसमें फ़र्क आएगा। उसको हमें इस तरह से देखना होगा कि अब इसमें एनालिसिस कैसे किया जाए। तो मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस में मोस्ट फर्म्स प्रोड्यूस एंड सेल अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। We shall consider how we can adopt the analysis based on a single product to a multi-product setting. ये हमने फिर करना है। सिंगल प्रोडक्ट होगा उसकी बेसिस पे तो हमने देख लिया क्या है, लेकिन जब मल्टी प्रोडक्ट होगा तो मल्टी प्रोडक्ट को हमने उस मल्टी प्रोडक्ट सेटिंग में ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करना है। इसको करने के लिए हम एक एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल है सुपर वेव्स कंपनी। सुपर वेव्स कंपनी सेल्स टू टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन, a deluxe model and a standard model. The following information is based on the sales forecast for the period. अब ये एक डिलक्स मॉडल है और एक स्टैंडर्ड मॉडल है, दो मॉडल्स हैं इस वॉशिंग मशीन के। और इस कंपनी का जो सेल्स फोरकास्ट है वो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ का फोरकास्ट क्या है। सेल्स वॉल्यूम डिलक्स मॉडल की 1200 है और स्टैंडर्ड मॉडल की 600 है। जो रेवेन्यूज है, यूनिट सेलिंग प्राइस 300 and 200, variable cost per unit 150, 110, unit contribution 150 and 90. So total sales revenue is 360,000, which is 1200 multiplied by the 300,000 पे हम बात कर रहे हैं जो हमने प्राइसेस कोट की हैं। तो सेलिंग प्राइस 300 है और 1200 वॉल्यूम है, तो उससे सेल्स वॉल्यूम और सेल्स रेवेन्यू है 360,000। स्टैंडर्ड के लिए है यही चीज 120,000। तो टोटल सेल्स रेवेन्यू 480,000 बनता है। इसमें से हमने अब वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमने देखा है कि कॉस्ट पर यूनिट 150 है और हमारे पास 1200 यूनिट्स हैं, तो 180,000 वेरिएबल कॉस्ट बनती है फॉर द डिलक्स मॉडल। इसी तरह स्टैंडर्ड मॉडल की जो है वो 66,000 है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 246,000। इसको अगर हम सेल्स रेवेन्यू से लेस करें तो हमें जो अमाउंट है अवेलेबल वो है कंट्रीब्यूशन टू डायरेक्ट एंड कॉमन फिक्स कॉस्ट। ये है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है और फिक्स कॉस्ट कॉमन भी हो सकती है। तो कंट्रीब्यूशन टू डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 180 फॉर डिलक्स एंड 54 फॉर स्टैंडर्ड, टोटल 234,000। इससे जब हम डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, डीलक्स मॉडल की 90,000 और स्टैंडर्ड मॉडल की 27,000, टोटल 117,000, तो अब हमें मिलती है कंट्रीब्यूशन टू कॉमन फिक्स कॉस्ट। एक फिक्स कॉस्ट हमने रिमूव कर दी डायरेक्ट, अब आ गई कंट्रीब्यूशन टू कॉमन फिक्स कॉस्ट।
डिलक्स मॉडल की कंट्रीब्यूशन है 90,000 और स्टैंडर्ड मॉडल की कंट्रीब्यूशन है 27,000. तो टोटल कंट्रीब्यूशन टू कॉमन फिक्स कॉस्ट इज 117,000 एंड द कॉमन फिक्स कॉस्ट themselves आर 39,000. तो उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 78,000 होता है. तो ये हमने बजट देखा इसका. अब ये कंपनी का बजट इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में ये है कि प्रॉफिट ये एक्सपेक्ट करें 78,000 और इसमें दोनों की कॉमन फिक्स कॉस्ट भी है और इन दोनों की डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट भी है. इस एग्जांपल को हम लेके देखते हैं कि अब अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेंगे तो अब इनका ब्रेक इवन निकालना होगा, तो वो कैसे निकलेगा. इन द अबव एग्जांपल द कंपनी सेल्स टू प्रोडक्ट्स, so there are two unit contribution margins. If all fixed costs are directly attributable to products, i.e. there are no common fixed costs, we simply apply the analysis as follows. अब अगर कोई common fixed cost ना होती और ये सिर्फ एक डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट ही होती, तो हमारा जो नॉर्मल एनालिसिस होता है ब्रेक इवन को अप्लाई करने का, वो यहाँ अप्लाई हो जाता. डिलक्स मॉडल का ब्रेक इवन पॉइंट हम देखते डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट को लेकर उसको यूनिट कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते. तो हमने पिछले बजट में देखा था कि डिलक्स की डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट 90,000 थी, 90,000 फिक्स कॉस्ट थी और यूनिट कंट्रीब्यूशन 150 बन रही थी. तो उससे हमें डिलक्स की जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो निकलता है 600 यूनिट्स. और ये एनालिसिस हम स्टैंडर्ड ब्रेक इवन पॉइंट को अप्लाई करते हैं कि स्टैंडर्ड का जो मॉडल है उसके लिए हम फिक्स्ड कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं 27,000 जो उसकी हमें बजट में दी गई है और उसकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो 90 है. तो इससे 300 यूनिट्स बनते हैं स्टैंडर्ड मॉडल का ब्रेक इवन पॉइंट. तो ये वो सिनारियो है जहाँ पर हमने सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को कंसिडर किया है. तो सिर्फ डायरेक्ट को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एनालिसिस आ जाएगा. हमने ये देखना होगा कि फिक्स कॉस्ट क्या है और उसके साथ यूनिट कंट्रीब्यूशन क्या है और हर प्रोडक्ट की अलग-अलग यूनिट कॉस्ट और उससे बेसिस की बेस निकाल कर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल के उसको फिक्स कॉस्ट के साथ रिलेट करके उसकी इन नंबर ऑफ यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट निकल आता है. हाउएवर there are common fixed costs also. Selling 600 deluxe and 300 standard machines will not cover the common fixed cost, and the break even for the firm as a whole will not be achieved. ये हमने देखा कि सिर्फ डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट नहीं है, कॉमन फिक्स कॉस्ट भी हैं. तो जब कॉमन फिक्स कॉस्ट को हमने कंसिडर करना होगा तो उससे ये होगा कि डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट तो जो हमने एज्यूम किया 300 ब्रेक इवन फॉर डिलक्स, 600 ब्रेक इवन फॉर डिलक्स एंड 300 ब्रेक इवन फॉर स्टैंडर्ड मशीन्स, इस कॉम्बिनेशन से हमारी डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट तो हो जाएंगी कवर, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से कॉमन फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होती. और क्योंकि कॉमन फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होंगी तो कंपनी का ब्रेक इवन इस वॉल्यूम से नहीं अचीव होगा. द कॉमन फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट and any allocation will be inappropriate and arbitrary. ये मसला है अब कॉमन फिक्स कॉस्ट का कि कॉमन फिक्स कॉस्ट को आप किसी एक प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं कर सकते. वो मैंने एग्जांपल दी थी जैसे लैंड है. अब लैंड एक पूरी फैक्ट्री की लैंड, उसमें से एग्जैक्टली कितनी लैंड आप एक प्रोडक्ट को एलोकेट करेंगे कितनी दूसरी को, तो वो एक आर्बिट्ररी सी एक होगी एलोकेशन. और इस एलोकेशन से फिर आपको पता नहीं चलेगा और कोई एक्यूरेट उससे एलोकेशन ना होने से एक्यूरेट हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे सामने. तो कॉमन को कॉमन ही रखना और डायरेक्ट को डायरेक्ट रखना, इसकी बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को इस प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन निकालनी है. द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट द सेल्स वॉल्यूम measure of individual product into standard batches of products based on a planned sales mix. ये solution निकलता है. जहां आपके पास दो products हैं, वहां पर आपके पास fixed cost है, कुछ direct भी कुछ common भी. उसको solve करने के लिए आपको फिर एक निकाल लेना पड़ता है, convert the sales volume measure of individual product into standard batches of products. एक standard batch बना लेना होता है और अब प्लान सेल्स मिक्स होता है कि कितनी वॉल्यूम रिलेट करे, एक प्रोडक्ट ही होगी और कितनी दूसरे की होगी. तो एक बैच बना लेंगे और उस फिर बैच को बेसिस बना लेंगे कि इस बैच की कॉस्टिंग हमने करनी है, उसकी बेसिस पे कंट्रीब्यूशन निकाल के
और उसकी बेसिस पर फिर ब्रेक इवन निकाला जाए. In the example, the Super Waves company plans to sell 1200 deluxe and 600 standard machines, giving a sales mix of 2 to 1. 1200 deluxe, 600 standard. This is a sales mix of 2 in the ratio 2 to 1. We therefore define our standard batch of products as comprising 2 deluxe machines and 1 standard machine. This will give a contribution of 390 per batch. इसको कैसे देखना है? 390 की डिटेल हम देख लेते हैं. 2 deluxe machines contribution of 150 each. This will be 300. हमने contribution deluxe की machines की अलग से देखी थी based on their budget. So according to the budget, deluxe machines have a contribution of 150 each. This is a total of 300. One standard machine had a contribution of 90. So the total contribution of this batch of 2 deluxe and 1 standard machine is 390. तो ये है तरीका अगर मल्टी प्रोडक्ट्स हमारे पास सिनारियो हो उसमें एनालिसिस करने का. 2 प्रोडक्ट्स हो गए तो एक हमने स्टैंडर्ड बैच बना लिया. स्टैंडर्ड बैच में एक प्लान्ड सेल्स मिक्स होगी कि कितने एक बैच में कितनी क्वांटिटी दोनों प्रोडक्ट्स की होगी रिलेटिवली. जैसे हमारे एग्जांपल में वेव्स कंपनी में हमने लिया था रेशो 2:1. हर 2 डिलक्स और एक स्टैंडर्ड मशीन को कंबाइन करके हमने एक बैच बनाया और उस बैच की हमने फिर कंट्रीब्यूशन निकाली. तो बैच की कंट्रीब्यूशन हमारी निकली थी 390. अब इसकी बेसिस पे हमें चाहिए कि हम इस 390 की कंट्रीब्यूशन की बेसिस पर ब्रेक इवन निकालें. द ब्रेक इवन पॉइंट in standard batches can be calculated by the same method as before. Break-even number of batches will be equal to total fixed cost divided by contribution margin per batch. अब यहाँ क्योंकि हम बैच को देख रहे हैं तो यहाँ हम टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच ले लेंगे. पहले हम प्रोडक्ट को देखते थे तो हम लेते थे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. अब यहाँ हम ले लेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच. जो टोटल फिक्स कॉस्ट है गोइंग बैक टू आवर बजट उसमें थी 117 जो थी डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट और 39,000 वो थी कॉमन फिक्स कॉस्ट. तो दिस इज अ टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 146,000. अभी हमने कैलकुलेट किया कि एक बैच की कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 390 है. सो टोटल फिक्स कॉस्ट 156,000 डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैच 390. इससे हमें मिलता है 400 बैचेस. लिहाजा 400 बैचेस इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर दिस कंपनी. मतलब हुआ 800 डिलक्स मशीन्स and 400 standard machines will be sold to break even. The following profit statement verifies this. तो मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी प्रोडक्ट सेटअप के लिए हमने फिर ये तरीका निकाला है कि हम एक स्टैंडर्ड बैच बनाते हैं. स्टैंडर्ड बैच बनाने के लिए हमें एक सेल्स मिक्स चाहिए होता है. सेल्स मिक्स हमारे एग्जांपल में जैसे वेव्स कंपनी में सेल्स मिक्स था प्लान्ड 2:1. 2 प्रोडक्ट्स थे डिलक्स मॉडल स्टैंडर्ड मॉडल. उसमें हमने सेल्स मिक्स इस्तेमाल किया 2:1, 2 डिलक्स मॉडल मशीन एंड 1 स्टैंडर्ड मॉडल मशीन. अब इन दोनों मशीन्स के लिए मिला के इस दोनों मशीन्स की इन रेशो में हमने फिर इनकी बैच की कंट्रीब्यूशन निकाली. 2 डिलक्स मॉडल उनकी कंट्रीब्यूशन एट 150 ईच 300 बनती है और एक स्टैंडर्ड मॉडल उसकी कंट्रीब्यूशन 90 है. तो टोटल बैच की कंट्रीब्यूशन हमारे पास 390 बनती. तो हमने ये बैच की कंट्रीब्यूशन लेके और फिर हमने टोटल फिक्स कॉस्ट को ले लिया. टोटल फिक्स कॉस्ट में डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट भी है और कॉमन फिक्स कॉस्ट भी है. तो अब इस बैच के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बैच कंट्रीब्यूशन उससे हमने निकाला कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनता है. एंड इन आवर केस द ब्रेक इवन केम आउट टू बी 400 यूनिट्स, 400 बैचेस. 400 बैचेस हमारे जो सेल्स मिक्स है 2:1 उसमें ये बना कि 800 डिलक्स मशीन्स एंड 400 स्टैंडर्ड मशीन्स. इसकी बेसिस पे हमने कहा कि ये पॉइंट है, ये प्रोडक्शन होगी तो कंपनी की ब्रेक इवन अचीव होगी. इसको हम और डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से ये 800 मशीन्स और 400 मशीन्स की अगर हम प्रोडक्शन देखें और उनकी सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन देखें
तो क्या वो वाकई ब्रेक इवन होता है? 800 डिलक्स मशीन्स और 400 स्टैंडर्ड मशीन्स अगर हैं तो उसमें हमें पता है कि यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ डिलक्स इज 150 और यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड मशीन इज 90. So contribution to direct and common fixed costs together for 150 contribution margin for 800 machines is 120,000. 120,000 for deluxe model and 36,000 for standard model. This gives a total of 156,000. First, we will deduct the direct fixed cost. Direct fixed cost is 90 for deluxe and 27 for standard. This will give us the contribution to common fixed cost. The contribution to common fixed cost for deluxe therefore 30,000 and for standard it is 9,000. This is a total contribution to fixed cost of 39,000 and we know the common fixed costs are also 39,000 which gives a nil profit and this is the break even point. तो इस एग्जांपल में ये डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि जब हमने एक बैच बनाया और स्टैंडर्ड बैच की बेसिस पे हमने कंट्रीब्यूशन निकाली और उस कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे हमने जो ब्रेक इवन निकाला उस ब्रेक इवन में हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ गई. तो ये है तरीका लिहाजा एक मल्टीपल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ब्रेक इवन एनालिसिस किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकता है. ब्रेक इवन को अप्लाई करने के लिए आपने लिहाजा सेल्स मिक्स, ये ज़रूरी याद रखने वाली बात है, सेल्स मिक्स इज ऑल इम्पॉर्टेंट कि सेल्स मिक्स जो आपने प्लान किया है वो जो ब्रेक इवन होगा इट विल ओनली अप्लाई टू दिस सेल्स मिक्स. इफ द सेल्स मिक्स इज चेंज्ड then of course the break even point will also change. Just look at the note at the bottom of the slide. Contribution has been defined as sales less variable cost. Where fixed costs are divided into direct and common, i.e. indirect fixed costs, it is possible to identify two separate contribution categories. अब दो किस्म की वो हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, एक कॉमन और एक डायरेक्ट, तो लिहाजा दो कैटेगरी ऑफ कंट्रीब्यूशन अब कैलकुलेट की जा सकती हैं. द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट बीइंग इक्वल टू सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट and the second is after deduction of direct fixed cost and is described as contribution to common or indirect fixed cost. ये हमने देखा लिहाजा there can be two contributions where there are more than one product because there will be some direct fixed cost and there will be some indirect or common fixed cost. So the first level will be as always sales minus variable cost. This is going to give you the contribution to direct and common fixed cost. And after you have deducted the direct fixed cost, then you get the contribution to common fixed cost. These are the two different types of contributions that you can calculate in a scenario where there is more than one product. Let us assume the actual sales volume of 1200 units consisted of 600 units of each type of machine. The sales mix is 1:1 compared to the planned sales mix of 2:1. ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सेल्स मिक्स को, जैसे मैंने कहा था, सेल्स मिक्स को हम कांस्टेंट रखें तो हमारा जो ब्रेक इवन होगा वो उस सेल्स मिक्स से रिलेट करेगा. अगर सेल्स मिक्स चेंज हो जाती है तो फिर ब्रेक इवन भी चेंज हो जाएगा. तो ये हम एग्जांपल में देख रहे हैं, सेल्स मिक्स को हम लेते हैं एज 1:1 कंपेयर टू हमने जो प्लान में देखा था sales mix of 2:1. The contribution to direct uncommon fixed costs will be, अब क्या हो जाएगा, 1:1 है तो डिलक्स मशीन 150 कंट्रीब्यूशन है, 600 मशीन्स की कंट्रीब्यूशन होगी 90,000. टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड मशीन्स विच वाज 90 पर मशीन वो 600 मशीन्स के लिए हो जाएगी 54,000. So now the total contribution is 144,000. The common and direct fixed costs were 156,000. Therefore, this will result in a loss of 12,000. So as we can see, if you change the sales mix, then the break-even will change. If we use the same contribution margins for a different sales mix, then we will not achieve break-even. जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था कि वो एक कंपनी की लॉस पोजीशन आ गई थी 12,000 की
Of course, it did not break even. Hence, the break-even point will vary depending on sales mix. The sales mix changed from 2:1 to 1:1, and contribution per batch changed from 390 to 240. 240 किस तरह से? 240 is one machine deluxe 150 contribution, and the standard machine has contribution of 90. This gives you a total of 240. The revised break-even point will be 156,000, which is the total fixed cost, both direct and indirect, divided by the contribution per batch now, which is 240. So this is going to give 650 units based on sales mix of 1:1. As we have changed the sales mix, then the break-even point has changed. Now the break-even point has moved to 650 units on the basis of 1:1 instead of 400 batches of 2:1. ये हमने फिर देखा कि किस तरह से हमें सेल्स मिक्स के साथ रिलेट करना होता है अपनी ब्रेक इवन को. You see, this is the point कि हमारे पास एक ब्रेक इवन जो है वो एक पर्टिकुलर सेल्स मिक्स के लिए होगा. Of course, we are talking about where there is a multi-product company. So this will always be the case. You have to have some kind of a planned sales mix to work with, and if that planned sales mix changes, you must be aware that the break-even will also change. As we saw in this previous example, the sales mix moved from 2:1 to 1:1, and on that basis we saw that the contribution per outstanding batch will change. Of course, it will change as we go from 2:1 to 1:1, because the contribution for the 2:1 batch was 390. Contribution of 2 deluxe machines and 1 standard machine, and the contribution in 1:1 became 240. The contribution of 1 standard machine and 1 deluxe machine, that became 240. So therefore, the contribution has to be kept in mind that this will be relating to a particular sales mix, and these changes will need to be carefully examined. In case there is a change of sales mix, then there will be a change of contribution. Now we'll have a look at an example that when there are these two contributions, how the contributions will relate to the company as a whole. तो आपने जब पूरी कंपनी का एक ब्रेक इवन बनाना होगा, तो उससे फिर किस तरह से हम देखें कि एक प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन है, दूसरे की कंट्रीब्यूशन है, और फिर जब ओवरऑल कंपनी की कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो फिर क्या होता है. This example is Zeno Limited. Zeno Limited produces 2 products, and the following budget applies for the year 2012. 2 products are product X and product Y, and the budget shows selling price of ₹6 for product X and 12 for product Y. Variable costs are 2 and 4, and contribution margin is 4 and 8. So 4 is the contribution margin for X, and 8 is the contribution margin for Y. Fixed costs are 100,000 and 200,000, and units sold are 70,000 and 30,000. So the sales mix is 70 to 30. You are required to calculate the break-even point of each of the products and the company as a whole, and comment on your findings. So now we are going to see how we are going to calculate break-even for the company as a whole. 2 products, X and Y, both have a separate contribution. In our example, we saw X had a contribution of 4 and Y had a contribution of 8. They have different fixed costs. X had fixed costs of 100,000, Y had fixed costs of 200,000. Now we have to calculate the contribution for each product as well as the contribution for the company as a whole. You might be tempted to think that if you take the contribution of product X and then you look at the break-even of product X, and then you look at the contribution and the break-even of product Y, and if you add the break-even point of X and Y, you might arrive at the contribution and the break-even for the company as a whole. This is not going to hold true. We are going to see in our calculation how this works. The break-even point, as we know,
is the fixed cost divided by contribution per unit. For a product X, fixed costs were 100,000 and contribution per unit was 4. This gives 25,000 as the break-even point for product X. Product Y had fixed costs of 200,000 and contribution per unit of 8. So this gives 25,000 also as the break-even point for product Y. Now we look at the break-even for the company as a whole. In the case of the company as a whole, the total fixed costs are 300,000, 100,000 of X and 200,000 of Y. So the total fixed costs are 300,000, and we divide that by the contribution per unit of 5.2, which gives a break-even of 57,690. And let's just look at the contribution of 5.2, the calculation of how we calculate the contribution of 5.2. We have talked about the sales mix before. Keeping the sales mix in front of us again, 70,000 was the units sold for X, and 4 is the contribution per unit, and 30,000 was the unit sold of Y, and 8 is its contribution per unit. So in a way, this is like a weighted average calculation of the contribution of the company, depending on the sales mix once again. So 70-30 was the ratio. Here, when you work out on the basis of 70-30, the total contribution divided by 100,000 units, which is the total units of the organization, the average, weighted average unit contribution is 5.2. This is how we have used 5.2 and compared it with the overall fixed cost of 300,000 to arrive at 57,692 as the break-even point for the company as a whole. Hence, the sum of the break-even points is less than the break-even for the company as a whole. The break-even as a whole, the company is giving 5.2, and the break-even point comes out to be 57,692. Whereas the break-even of X is 25,000, break-even of Y is 25,000, the sum of these two would be 50,000. But this sum is less than the break-even for the company as a whole, which is 57,692. It would be incorrect to simply add the break-even of the products to arrive at the break-even for the company, because the sales mix will be different from the plan. Summing up would assume a 50-50 sales mix, whereas the planned sales mix is 70-30. So this is how we have seen that when you wish to calculate the break-even point for the company as a whole, then you don't add the break-even of the two products or the several products, but you add them with regard to the sales mix. In our case, it was 70-30, because if you add it together simply, then you are assuming a 1-to-1, a 1:1 ratio of sales mix, whereas in actual fact, our example, the sales mix was 70-30. So this will give you the overall company's sales mix as well as the overall company's break-even point. Now we are going to look at what assumptions are necessary for this break-even analysis to hold true. As with all these things, all these theories and all these analysis, certain assumptions have to be taken, and these analyses will hold true on the basis of these assumptions. The assumptions that we must bear in mind for break-even are: 1. All other variables remain constant. So this is talking about everything else remaining constant: the sales, market, the market share, the size of the market. There are so many other factors that will be affecting an organization and its product and its business. So when we are looking at break-even, we are assuming that everything else remains same, because whenever these things change, they will have an impact on the break-even point. The next assumption is that a single product or a constant sales mix has been used. In the case of a single product, there is no problem. We have done the analysis and come out with the result. When there is more than one product, in a multi-product situation, the sales mix must remain constant.
This is an assumption for this analysis. As we have seen, when the sales mix changes, also the break even will change. Next one is total costs and revenues are linear functions of output. Linear functions are straight line functions. That means that they increase and decrease proportionally. As we increase costs, so will increase the revenue. As we increase the output, these are linear functions of output. As we increase output, the cost will also increase and the revenues will also increase in the same proportion. Next assumption is profits are calculated on variable cost basis. The way that we have been calculating profits are sales minus variable cost, and that is giving us what profits are after deducting fixed costs. So we have kept all fixed costs separate, and our classification of costs is variable costs and fixed costs. And this gives you the contribution which is required to calculate the break-even point. Next assumption is that the analysis applies to relevant range of output only. We have talked about this relevant range before, that if the production and output goes beyond a certain range, वॉल्यूम को अगर आप एक रेंज से ज़्यादा बढ़ा देंगे फिर बहुत सारे फैक्टर्स उसमें एंटर हो जाते हैं. अगर एक रेंज से ज़्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है आपको नई मशीनरी चाहिए हो सकता है आपको नए सुपरवाइज़र चाहिए हो, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट फिर फिक्स नहीं रहती. बियॉन्ड अ सर्टेन रेंज द फिक्स्ड कॉस्ट विल चेंज, परहैप्स इवन द सेलिंग प्राइस एंड द वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम्स में बल्क डिस्काउंट्स एंटर हो जाते हैं और लार्ज सेल्स में डिफरेंट डिस्काउंट्स अप्लाई हो जाते हैं. So all this analysis is applying to the relevant range. And then costs can be accurately divided into their fixed and variable elements. This is not a very simple thing either. In an organization, as we have seen, because there are so many changes and there are so many factors involved, to clearly identify a fixed cost and a variable cost can also sometimes be quite tricky and difficult. And so this analysis is based on the assumption that fixed costs and variable costs can be accurately identified. There will be problems in trying to calculate fixed costs and variable costs, and as we have mentioned, as volumes change or as there are other changes, then fixed costs and the variable elements tend to vary and change. And in an ongoing business environment, this will be happening on a regular basis, and therefore it is important in our analysis, it has been assumed that fixed costs and variable elements are identifiable accurately. And lastly, the analysis applies only to a short-term horizon. ये सारा मामला शॉर्ट टर्म ही की बात हो रही है. लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं, कंपटीशन आ जाता है, मार्केट आ जाती है, मार्केट साइज आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, मार्केट शेयर्स, नए लोग आ जाएं, नए प्रोडक्ट्स आ जाएं, टेक्नोलॉजी, all these factors will affect the selling price, it will affect the costs, and then there are factors like inflation and financial costs which also vary with time. So therefore, the whole of this exercise of analysis is meant to look at the short term and look at the costs and revenues in the short term and identify the break even on that basis within the relevant range. तो ये मल्टी प्रोडक्ट हमने सिनेरियो को देखा. अब इस सारी बातों को और एनालिसिस को एक ओवरऑल एग्जांपल को देखते हैं और उससे एक तरह की रिवीजन भी हो जाएगी हमारी कि किस तरह से हमने प्रॉब्लम में इस एनालिसिस को अप्लाई करना है. The problem we'll look at is Indus Limited. Indus Limited is a company engaged solely in the manufacture of sweaters, which are bought mainly for sporting activities. Present sales are direct to retailers, but in recent years there has been a steady decline in output because of increased foreign competition. तो एक प्रॉब्लम की सिनेरियो को देख के इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम अपनी टेक्निक्स को, तो उससे ज़रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एग्ज़ाम की रिवीजन भी हो जाएगी कि एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स अगर फेस हों तो उनको किस तरह से टैकल करना है. प्रॉब्लम्स को केयरफुली रीड करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कंटेन्ड विद इन द क्वेश्चन, तो उसको आप अंडरस्टैंड कर लें और उसकी बेसिस पे एनालिसिस करें. तो हमने कहा प्रेजेंट सेल्स आर डायरेक्ट टू रिटेलर्स. Recent years there has been a decline in output because of foreign competition.
In the last trading year, which was 2000x1, the accounting report indicated that the company produced the lowest profit for 10 years. The forecast for 20x2, which is the next year, indicates that the present deterioration in profits is likely to continue. The company considers that a profit of 80,000 should be achieved to provide an adequate return on capital. The managing director has asked that a review be made of the present pricing and marketing policies. ये scenario अब कंपनी का हो गया. Company has been continuing in the last several years, loss making चल रही है. अब कंपनी ये कंसिडर करती है कि 80,000 profit would be an adequate return. So 80,000 profit is a target profit. Managing director has requested a review. The marketing director has completed this review and passes the proposals on to you for evaluation and recommendation, together with the profit and loss for the year ending December 31, 2000x1. So this is the situation in this example. Company is a loss-making company. They now expect that 80,000 profit would be adequate return on capital. There has been a review by the managing director, and the marketing director has conducted his own review and provided you with certain information. Let's continue with the question. The profit and loss account given by the marketing director shows this figure. Sales revenue 1 million, which was 100,000 units at rupees 10. Factory cost of goods sold, direct materials 100,000, direct labor 350,000, variable factory overheads 60,000, fixed factory overheads 220,000. So the total factory cost of goods sold is 730,000, administration overhead 140,000, selling and distribution overhead in two parts, sales commission 2%, 20,000. This is 2% of sales price. Sales price in our case is rupees 10. So this is 2% of the sales revenue of 1 million. Delivery cost 50,000, which is all variable, and fixed cost of 40,000. So administration overhead is 110,000, which gives the total cost of 980,000, and this would show a profit of 20,000. These are the accounts for December 31st, 2000x1. Information to be submitted to MD includes the following three proposals. 1. To proceed on the basis that the demand for sweaters is such that 10% reduction in selling price would increase demand by 40%. So ये एक proposal है. Increase the demand is such that 10% reduction in selling price would increase the demand by 40%. Proposal 2. To proceed on the basis that a 10% price reduction together with national advertising campaign costing rupees 30,000 may increase sales to the maximum capacity of 160,000 sweaters. तो दो प्रपोजल सामने आए. एक प्रपोजल है 10% रिडक्शन इन प्राइस, उससे डिमांड एक्सपेक्ट करते हैं इंक्रीज कर जाएगी बाय 40%. दूसरा प्रपोजल ये है कि 10% रिडक्शन इन प्राइस के साथ 30,000 एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन की जाए तो डिमांड अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी 160,000 तक हो जाएगी. प्रपोजल 3. To proceed with an inquiry from mail order company of purchasing 50,000 units annually if the selling price is right. The mail order company would transport the sweaters from Indus Limited to its own warehouse and no sales commission would be paid on these sales by Indus. However, if an acceptable price can be negotiated, Indus Limited would be expected to contribute 60,000 per annum towards the cost of producing a mail order catalogue. It would also be necessary for Indus Limited to provide special additional packaging at a cost of rupees 0.5 per sweater. The marketing director considers that in 20x2, sales from existing business would remain unchanged at 100,000 units, based on a selling price of rupees 10 if the mail order contract is undertaken. Continuing with the question, these are the three proposals. Now you are required to do the following.
1. To calculate the break-even sales value based on 20x1 account. Part B. The financial evaluation of proposal 1 and a calculation of the number of units Indus Limited would be required to sell at rupees 9 each to earn a target profit of 80,000. And C. A financial evaluation of proposal 2. And lastly, calculation of a minimum price that would have to be quoted to the mail order company, first to make sure that Indus Limited at least break even on the mail order contract, secondly to ensure the same overall profit is earned as proposal 1, and thirdly to ensure the overall target profit is earned. Essentially इस प्रॉब्लम में अब 3 प्रपोजल्स थी. एक प्रपोजल ये है कि प्राइस को कम कर दिया जाए और उस प्राइस कम करने से एक डिमांड में इंक्रीज जो आएगी, सेल्स में इंक्रीज आएगी, तो उसका क्या रिजल्ट होगा. दूसरा प्रपोजल था प्राइस को कम किया जाए और साथ में एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी चलाई जाए, तो उससे जो मैक्सिमम कैपेसिटी है सेल्स की वो अचीव हो जाएगी. तो उस रिजल्ट में क्या होगा, उस सूरत में क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी की क्या सिचुएशन है. और तीसरा प्रपोजल वो मेल ऑर्डर का प्रपोजल है कि अगर 50,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा मेल ऑर्डर को हम दें तो उसमें क्या प्राइस चार्ज की जाए जो कि आपको या ब्रेक इवन दे या वही प्रॉफिट दे जो प्रपोजल 1 में है, और या जो टारगेट प्रॉफिट आपका है 80,000 वो दे. तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसकी देखते हैं कि कैसे वर्किंग की जाती है. In the first case, break-even sales calculate करनी है. Break-even sales we know will be equal to fixed cost divided by contribution margin. Contribution we also know is sales minus variable cost. ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार ये चीज़ें ताकि ये आपको अच्छी तरह से जहन में आपके आ जाए, क्योंकि this is the basis of this analysis. Contribution margin is equal to contribution over sales. ये contribution ratio होता है. Fixed cost हमें पता है, इसमें जो हमने देखी अकाउंट्स में फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड्स 220, एडमिनिस्ट्रेशन 140 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 40. 400,000 आर द फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट्स हमने जो देखी हैं, डायरेक्ट मटेरियल 100,000, डायरेक्ट लेबर 350,000, वेरिएबल ओवरहेड 60,000, सेल्स कमीशन 20,000 एंड डिलीवरी कॉस्ट 50,000. सो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट वर 580,000. 580,000 cost with the sales revenue of 1 million gives a contribution of 420,000. Contribution आपके पास आ गई 420,000. इससे contribution margin आप कैलकुलेट कर लें. 420 divided by 1 million is 0.42, यानी contribution is 42% of sales revenue. लिहाजा break even को जब हम देखेंगे तो break even is fixed cost divided by contribution margin. Fixed cost for 400,000 divided by 0.42. This gives the break-even sales value of 952,380. Part 1 का ये आंसर है कि break-even sales are 952,380. Part 2 को हम देखते हैं. यहाँ proposal था 10% reduction in selling price and this will increase demand by 40%. तो revised selling price 10% अगर reduce हम करें तो वो बनती है 9. और वेरिएबल कॉस्ट्स में जो फ़र्क पड़ रहा था, अब डायरेक्ट मटेरियल वाज 1 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर वाज 3.5, वेरिएबल ओवरहेड वाज 0.6 एंड डिलीवरी एक्सपेंस वाज 0.5. सेल्स कमीशन में फ़र्क पड़ जाएगा. सेल्स कमीशन वाज 2% ऑफ प्राइस, तो यहाँ पर 2% ऑफ सेलिंग प्राइस विल बिकम 0.18. सो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बिकम 5.78 एंड दिस विल गिव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ 3.22. तो इस तरह से हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट की. हमने जो प्रपोजल था उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस इंक्रीज की, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया, और सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने के बाद हमने जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना है. लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट थी उस पर एक फ़र्क पड़ा. सेलिंग प्राइस जब रिड्यूस की तो वेरिएबल कॉस्ट में जो सेल्स कमीशन है उसका हमने जब रिवाइज कैलकुलेशन की 2% लेना था. सेल्स कमीशन वॉज 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, या 2% 9 रुपीज़ पे जब आ गई सेलिंग प्राइस, तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए सेल्स कमीशन एज 2% ऑफ सेलिंग प्राइस वाज 0.18.
So that is giving us now a contribution of 3.22. We are required to calculate basically the break-even. We now have a new contribution which is 3.22. The number of units sold have increased by 40%, and this has gone to 140,000. Contribution is 3.22 for 140,000. This is 450, 800, and total fixed cost as before were 400,000. Profit from this proposal 1, is 50,800. Part B required the number of units to be sold to get a profit of 80,000. To get a profit of 80,000 with a selling price of rupees 9, now the desired contribution would be 400,000 as before to cover fixed cost, and 80,000 of the profit, which is the required profit. So now the desired contribution is 400 plus 80,000, 480,000. Contribution per unit is 322, so therefore the required units will be 149,068. This is the number of units which will required to be sold to get a profit of 80,000. We can look at the proposal 2 now. The proposal 2 was a reduction in price of 10% plus the advertising of 30,000, which we expect sales will be 160,000. At the selling price of rupees 9, which is the 10% reduction, our unit contribution was 322. This will remain as before. Total contribution of 160,000 units at 322 will give you the contribution of 515,200. And fixed costs of 400,000, we said, will increase by 30,000 on account of the advertising campaign. So now fixed costs are 430,000 and total contribution is 515,200, which gives a profit of 85,200. This is the position of proposal 2. Proposal 3 is the mail order proposal. 50,000 units, no transport cost, no sales commission, fixed costs increased by 60,000 for the catalog, and packaging costs increased by rupees 5.5 per unit. The variable costs, if we know as before, will be the same, except for packaging cost, 0.5 will be added, and there will be no delivery and sales commission. So this gives the total variable cost of 5.6. To calculate, therefore, the break-even contribution per unit, 60,000 is the fixed cost and 50,000 units is the mail order requirement. So this is going to give you a contribution of 1.2 as the break-even contribution per unit. So now we want to calculate the selling price at the break-even point. Variable cost was 5.6, contribution at break-even is 1.2. This will give us the selling price at break-even of 6.8. And in the last part, we want to see how we can earn a profit of 50,800. The method is the same as before. Contribution should be the fixed cost plus the desired profit. Fixed cost of 60 plus 50,800 is the profit in part 1, and that gives a desired contribution of 110,800. This will give you a contribution per unit of 2.22. Variable cost is 5.6, so therefore the required price is 7.82. And in the last part, to earn a profit of 80,000, the contribution will be increased to 140,000, and that will give contribution of 2.8 plus the variable cost of 5.6. This gives the required selling price of 8.4. So this is how we have seen that different scenarios and different analysis can be made based on our analysis and based on this technique. That's all for today. Thank you.